हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर डाटा हैंडलिंग। इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे कि डाटा को कैसे रखते हैं, डाटा को कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं, किस किस टाइप से मतलब उनको डिवाइड किया जाता है, किस डाटा को क्या बोलते हैं। कुछ छोटे मोटे डेफिनेशन है जो स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम उन पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, डाटा को कैसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, किस तरीके से डिवाइड किया करते हैं, प्राइमरी डाटा क्या होगा, सेकेंडरी डाटा क्या होगा, ये सब इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं जो कि इस चैप्टर में अपने काम आएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट है कि डाटा को हम कैसे क्या क्या डिवाइड करते हैं। नॉर्मली डाटा को हम जो दो टाइप से डिवाइड करते हैं। जो स्टेटिकल जो डाटा होता है उनको हम टू टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी डाटा एंड सेकेंड है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, यानी कि जितने भी हम नंबरिकल से डाटा के बारे में डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक है प्राइमरी डाटा और एक है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा का मीनिंग होता है कि व्हेन ए इन्वेस्टिगेटर collect the data himself with a defined plan or design in his mind, it is called primary। प्राइमरी कहने का मीनिंग है कि जब अगर मैं हूँ और मैं खुद अपने माइंड से कुछ डाटा को बना रहा हूँ या डिजाइन कर रहा हूँ तो वो होगा प्राइमरी। मेरे लिए जो प्राइमरी डाटा का वो काम करेगा। यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद अपने दिमाग से जिसकी डिजाइन बना पाए, खुद का दिमाग से डिफाइंड प्लान के साथ में अगर कुछ डाटा को कलेक्ट करता है, जो डाटा बनाता है, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी। ठीक है, जो अपने दिमाग से बनाता हूँ। ठीक, ये होता प्राइमरी। सेकेंडरी कहने का मीनिंग है कि अगर मान लो किसी और का डाटा अगर कोई और यूज में लेता है या किसी और की डिजाइन को वो यूज में लेता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। यानी कि डाटा विच आर नॉट ए ओरिजिनल कलेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम ए पब्लिक और अनपब्लिक सोर्स आर नॉन एज सेकेंडरी डाटा। यानी कि डाटा जिसको ओरिजिनल ऑब्टेन फ्रॉम ए पब्लिक या फिर नॉन पब्लिक से अगर जो डाटा यूज में हम लेंगे उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। ये फटाफट में लिखते जाना है साथ साथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको अपने को पता होना चाहिए कि प्राइमरी डाटा को हम टू टाइप से डिवाइड करके पढ़ेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या है। ठीक है, फटाफट लिखते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 यानी कि डाटा का प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। यानी कि आफ्टर कनेक्शन ऑफ ए डाटा को जब एक कनेक्शन बना दिया जाता है, जब डाटा को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है, द नेविगेटर्स हैज टू डिफाइन टू वे दो, यानी कि बताने के जो तरीके हैं उसके, जो एक्सप्लेन करने का या खुद को कॉन्फिडेंस करने के, देन इन द टेबुलर्स फॉर्म यानी कि अलग अलग डिवाइड करके उनको रिप्रेजेंट करना इन द ऑर्डर टू द स्टडी डियर साइलेंट फीचर सच अरेंजमेंट इज द अरेंजमेंट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के कहने का मीनिंग ये है कि जैसे डाटा हमने जो इन्विगेटर्स होता है, जो डाटा को जब इकट्ठा किया है तो उसको कितने किस फॉर्म में, किस टेबुलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ताकि किस टेबुलर्स फॉर्म में ऑर्डर में स्टडी करने के लिए जिस ऑर्डर में वो रिप्रेजेंट करता है उसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर। रीड डाटा व्हेन द पुट इन द ascending or descending order of the magnitude is called an array or array डाटा। यानी कि जब डाटा को रे में या तो बढ़ते हुए मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, या तो बढ़ते हुए जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ाते हुए या मैग्नीट्यूड कम करते हुए जब डाटा को अरेंजमेंट किया जाता है, जब उसको ऑर्डर में, इस ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है डाटा को उनको बोलते हैं कॉल्ड एरे और इरे डाटा। ठीक, ओके। नेक्स्ट है द नंबर्स ऑफ टाइम इन ऑब्जर्वेशन ओकर इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यानी कि कोई भी डाटा, द नंबर्स ऑफ द टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यानी कि जितने टाइम्स वो यूज में लिया उसको बोल फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, ओके। पॉइंट फटाफट नोट कर दिए होंगे, नोट करते जाना साथ साथ में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। क्लासेज या क्लास इंटरवल आर
द ग्रुप इन द विच ऑल द ऑब्जर्वेशन आर डिवाइडेड। यानी कि ग्राफ जो क्लास है, क्लास के अंदर जो इंटरवल जो ग्रुप होता है वो ऑब्जर्वेशन क्या डिवाइड होते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट, सपोज द क्लास इंटरवल इज 10 to 20, then 10 is the called lower limit and 20 is the called upper limit of the class। यानी कि अगर हमने क्लास का एक इंटरवल डिसाइड कर ले कि जैसे 10 से 20 तक, तो 10 से 20 तक जो इंटरवल होगा 10 से, तो जो 10 होगा इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो 20 है इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। ठीक, ओके। लोअर लिमिट जहाँ स्टार्टिंग ये लोअर लिमिट हो जाती है, ये अपर लिमिट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 9, द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल इज द कॉल्ड क्लास मार्क। जो मिड वैल्यू होती है, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, इंटरवल जो क्लास इंटरवल है इसकी जो मिड वैल्यू होगी वही अपने पास होती है क्लास मार्क। ठीक, ओके। इसको कैलकुलेट करते कैसे करते हैं, जैसे क्लास मार्क इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ठीक है, जैसे इंटरवल 10 से 20 दे रखा है, अगर इसका क्लास मार्क कैलकुलेट करना है तो इसका जो क्लास मार्क आएगा वो हो जाएगा प्लस अपर लिमिट बाई 2। ठीक है, 15। और ये क्या होता है, तो मिड वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटरवल इज द, और इसका अगर इस इंटरवल की बात करें 10 एंड 20, तो इसकी मिड वैल्यू क्या है 15 इज द मिड वैल्यू ऑफ दिस इंटरवल। ठीक, ओके। एंड क्लास मार्क को इसको कैलकुलेट करने का एक दूसरा एक और तरीका है। दूसरा तरीका यहीं से आता है, जैसे देखिए कि लोअर लिमिट प्लस 1/2 द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट्स। यानी कि ये लिखा है क्या है, इसको अगर मैं कहूँ, ये लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, ठीक है, प्लस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट अगर ऐड करेंगे तो यही बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है क्लास मार्क क्या होता है कि जो इंटरवल का जो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 कर देंगे तो क्लास मार्क आ जाएगा। ठीक है, नोट करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 10 नंबर, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज एडेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल, so this sum is added to the third class interval, so on, the frequencies is obtained are known as the commutative frequency। यानी कि सभी क्लास की फ्रीक्वेंसी को अगर ऐड कर दिया जाए तो जितनी क्लासेस हैं जिनको सबको अगर फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप की कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एक होती है लेस देन और एक होती है ग्रेटर देन। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट भी नोट करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट लेक्चर में देखे थे, कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कशन भी किया था। उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट से कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनको अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूले हम लिख रहे हैं। ठीक है, उसको नोट करना क्या क्या है ये समझते हैं अभी। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड कुछ फॉर्मूलेज वगैरह के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसके बारे में देखें। एक्सपेरिमेंट बोले एक ऑपरेशन इन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटपुट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। अगर हम कुछ ऑपरेशन, हम कुछ काम करते हैं, अगर उसका कुछ एक वेल डिफाइंड अगर आउटपुट मिल रहा है तो हम बोलेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट मतलब कि कुछ ऑपरेशन करना जिसमें कुछ मतलब कुछ काम करना जिससे एक वेल डिफाइंड है, यानी कि एक फिक्स ये वेल डिफाइंड कुछ अगर आउटपुट अपने पास आ रहा है तो हम बोलेंगे वो ऑपरेशन एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल आउटपुट आर नॉन एंड द एग्जैक्ट आउटपुट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन द एडवांस इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि एक्सपेरिमेंट जिसको हम कर रहे हैं, एक वेल डिफाइंड आएगा तो आउटपुट तो आएगा, बट वो क्या आएगा ये अपने को नहीं पता। ठीक है, इन विच ऑल द पॉसिबल्स आउटपुट इज नॉन, मतलब जितने पॉसिबल्स आउटपुट आ सकते हैं वो हमें पता है। कि जैसे मान लो एक कॉइन को हमने उछाला तो अपने पास पता है कि अपने पास दो में से या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो में से कोई ना कोई तो आउटपुट आएगा, बट कौन सा आएगा ये नहीं पता, बट दोनों में से आएगा ये पता है कि पॉसिबल क्या है हेड एंड टेल। तो इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं रैंडमली एक्सपेरिमेंट। ठीक, अभी कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, नोट कर दिया। अगला पॉइंट लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कुछ एग्जांपल है
ओके, अगला पॉइंट है थर्ड, एग्जाम्पल्स ऑफ परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने रोलिंग एंड, अगर एक डिस्क को अगर हम रॉयल अगर घुमाएं तो किस साइड गिरेगी वो अपने को नहीं पता, तो ये क्या है, रैंडम। बट क्या क्या हो सकते हैं एक्सपेरिमेंट में, जो आउटपुट आने वाला वो अपने को पता है, ठीक है। अगर मान लो ये एक डिस्क है, इस साइड हमने 1 लिखा, उसके अपोजिट साइड 2 लिखा, तो जैसे गिरेगी 1 पे आएगी या 2 पे आएगी, दोनों में से जो आउटपुट आ सकते हैं, ऑल पॉसिबल्स आउटपुट अपन जानते हैं, बट क्या आएगा एग्जैक्ट ये नहीं पता, ठीक है। पॉसिबल्स पता है बट कैन नॉट वी नो एग्जैक्ट आउटपुट क्या आएगा ये अपने को नहीं पता। तो इस टाइप की जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जैसे टॉसिंग ए फायर कॉइन, अगर हमने किसी कॉइन को बट फेंका, अगर उछालते हैं तो अपने को ये पता है कि जो आने वाले जो पॉसिबल्स जो आउटपुट है वो अपने को पता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक। बट एग्जैक्ट क्या आएगा ये अपने को नहीं पता, ठीक है। तो ये हो गया एक ड्राइंग कार्ड फ्रॉम ए पिक ऑफ द वेल शिफ्टेड कार्ड, यानी कि अगर हम कार्ड अगर ले वेल शिफ्टेड तो हम नहीं बता सकते पॉसिबल्स, बट एग्जैक्ट क्या होगा नहीं होगा। पिकिंग अप ए बॉल ऑफ ए सर्टेन कलर फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग बॉल्स ऑफ द डिफरेंट कलर, यानी कि अगर एक बैग में बहुत सारी बॉल्स रखी हो तो अपने को ये पता है कि टोटल नंबर बॉल्स कितनी है, सपोज 10 बॉल्स हैं, अलग अलग कलर की, 10 कलर की है, तो अपने को ये ऑल पॉसिबल्स आउटपुट पता है कि इनमें से कोई होगा, बट एग्जैक्ट कौन सी वाली हम जो ले रहे हैं वो कि ये अपने को नहीं पता। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट के। जैसे प्लेइंग कार्ड की अगर गड्डी देखे तो उसमें अपने को ये पता कि 52 कार्ड्स होते हैं, बट अपने को एक पार्ट अगर सेलेक्ट करना है तो आउटपुट पॉसिबल्स आउटपुट अपने को पता है कि 52 में से कोई ना कोई एक कार्ड होगा, बट एग्जैक्ट कौन सा कार्ड होगा ये अपने को नहीं पता, ठीक है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है रैंडम एक्सपेरिमेंट के, ठीक है, फटाफट नोट करें, ठीक है। अगर डिटेल की बात करें तो डिटेल में क्या होगा, जैसे किसी कोइन को तो हेड एंड टेल, तो ये पॉसिबल्स 2 हैं, बट एग्जैक्ट क्या होगा ये अपने को नहीं पता। प्लेइंग कार्ड की बात करें 52 पेजेस होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, बट उसमें से अगर हमने एक कार्ड अगर सेलेक्ट करते हैं तो अपने पास ऑल पॉसिबल्स अगर बात करें तो 52 कार्ड्स है, बट एग्जैक्ट कौन सा होगा ये नहीं पता। उसमें 4 कलर्स भी होते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गई, ठीक। फटाफट ये नोट, ये कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। फिर बता रहा हूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसमें ऑल पॉसिबल्स आउटपुट अपने को पता होगा, बट एग्जैक्ट कौन सा आउटपुट आएगा ये अपने को नहीं पता हो, तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक। अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट है सैंपल स्पेस। जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट देखा, इसी टाइप से सैंपल स्पेस भी, when we perform an experiment then the set of S of all possible outcome is the called the simple space। यानी कि जैसे हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता है कि जो टोटल ऑल पॉसिबल्स जो आउटपुट है वो अपने को पता है, बट एग्जैक्ट पता नहीं होता, तो जो टोटल पॉसिबल्स आउटपुट है उसको भी बोलते हैं हम सैंपल स्पेस, ठीक है। कि वी नो द परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट देन द सेट ऑफ एस ऑफ द ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो आउटकम जो पॉसिबल्स जितने पॉसिबल्स आउट, तो उनको एक साथ क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो किसी कॉइन को हम टॉच किया तो अपने पास पॉसिबल क्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल होगा, तो ये दो क्या है, सैंपल स्पेस हो जाएंगे, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक। अच्छा, जैसे एक कॉइन आर टॉस व्हेन, एक टू, अगर दो कॉइन को एक साथ फेंका जाए, अगर उछाला जाए तो क्या क्या हो सकते हैं, या तो दोनों पे हेड हेड आ जाए, या एक पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, या दूसरे पे पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल टेल आ जाए, तो ठीक है। तो ये अपने पास टोटल पॉसिबल्स आउटपुट है, आउटकम है, आउटकम कितने कितने टोटल पॉसिबल्स आउटकम है वो है अपने पास ये, ठीक। ओके, थर्ड, इन रोलिंग ए डिस्क वी हैव एस। अगर मान लो कि एक डिस्क है, उसको अगर हम ऐसे मूव कराते हैं तो इस टाइप की होगी, जैसे यहाँ 1 लिखा है, 2, हर फेस पे अलग अलग डिजिट लिखा हुआ है। हम बात करते डाइस की,
अगर इसकी बात करें तो इसमें 6 फेसेस होते हैं, हर फेस पे डिजिट लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो हमने जैसे ही इसको रोल करवाएंगे तो अपने को ये नंबर्स ऑफ टोटल पॉसिबल्स जो आउटकम है वो अपने को बताया, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 3 जो भी आएगा, तो नंबर्स ऑफ टोटल पॉसिबल्स 1 2 3 ये, तो इन सबको क्या बोलेंगे हम, सैंपल स्पेस। यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो टोटल आउटकम है, जो पॉसिबल टोटल आउटकम है, उसी को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट क्या होता है, तो एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। अभी हमने सैंपल स्पेस की बात की थी। सैंपल स्पेस में मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल्स आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, उसमें से अगर उसका कोई सबसेट ले लिया जाए, उसका मान लो सपोज अपने पास हमने दो कॉइन को, अभी अगर मान लो दो कॉइन को टॉच किया तो क्या क्या पॉसिबल है, हेड हेड आ सकता है, हेड एंड टेल आ सकता है, टेल एंड हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। ठीक है, ये अभी हमने देखा था कि अगर दो कॉइन को एक साथ अगर टॉच करें तो अपने पास ये पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है, आउटकम आ सकता है। ठीक है, और इन टोटल को हमने बोला था सैंपल स्पेस। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये है सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम, अच्छा पॉसिबल्स आउटकम। अब इसमें से अगर इसका कोई एक सबसेट ले लिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। सपोज मैंने बोला कि जब दोनों कॉइन को एक साल उछाला गया होगा तो दोनों पे हेड हेड आ जाए, ये दोनों पे हेड हेड आ जाए, ये एक इवेंट है, इसका एक सबसेट है कि दोनों पे हेड हेड आ गया, ये इसका क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। यानी कि जो अपने पास सैंपल स्पेस है, अगर उसका एक सबसेट ले लिया जाए तो उसको हम बोलते हैं इवेंट। किसने बोला कि दोनों पे, एक पे हेड एक पे टेल, और एक पे टेल एक पे हेड आ जाए, एक पे हेड दूसरे पे टेल, एक टेल और एक हेड आ जाए, तो ये दोनों क्या इसके इवेंट है। ये नहीं कि दोनों इसकी क्या सबसेट है, यानी कि टोटल जो पॉसिबल्स आउटकम है उसमें से अगर किसी सबसेट की बात कर दी जाए तो वो होगा अपने पास इवेंट। ठीक लिखना, ये है, ये क्या सैंपल स्पेस है, एग्जाम्पल में लिख देना। ठीक है, सैंपल स्पेस। बट अगर इसमें से हेड हेड अगर आउटकम आ रहा है, आउटकम है, या हेड हेड की अगर बात करें तो ये इसका क्या होगा, सबसेट हो जाएगा कि हेड हेड आ जाए। हेड हेड क्या है, ये इसका सबसेट है। ठीक, और यही जो सबसेट है इसी को बोलते हैं इवेंट। ठीक, अच्छा किसी ने बोला टेल आ जाए हेड आ जाए, या हेड आ जाए टेल आ जाए, तो ये भी क्या, इन दोनों ये इसके क्या सबसेट है, तो इसको भी हम बोलते हैं इवेंट। ठीक, किसी ने बोला सर टेल टेल हेड हेड और टेल हेड आ जाए, हेड टेल आ गए, टेल हेड आ जाए या हेड टेल आ जाए, तो ये भी इसका सबसेट को या खुद सैंपल स्पेस है, तो ये भी क्या होगा, ये भी सबसेट, इसको भी हम इवेंट बोल देंगे। जब टोटल नंबर्स आउटकम और सैंपल स्पेस दोनों अगर इक्वल हो जाए तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इसका इवेंट हो जाएगा। टोटल दोनों क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए, तो ये इवेंट का भी काम करेगा। तो ये भी सबसेट भी हो सकता है और इवेंट, वो खुद ही हो गया ना, सबसेट हो या वो खुद हो जाए। ठीक, तो ये सब क्या है, इवेंट है। ठीक, लिख दिया। तो अभी तक हमने अपने को खास जो या पता होनी चाहिए वो क्या है, पता होनी चाहिए सैंपल स्पेस क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जो पॉसिबल्स आउटकम है, उन सब जो पॉसिबल्स आउटकम है, ठीक है, वो रैंडम, और बट एग्जैक्ट अपने को पता नहीं होता, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। सैंपल स्पेस यानी पॉसिबल्स, ऑल पॉसिबल्स आउटकम, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के वक्त में जो सब जो आउटकम आ रहे हैं, जो पॉसिबल्स ऑल पॉसिबल्स आउटकम है, उनको बोलते हैं सैंपल स्पेस। इवेंट क्या होता है, इवेंट होता है कि सैंपल स्पेस है उसका एक सबसेट हो जाए, छोटा सा पार्ट, उसको हम बोलते हैं इवेंट। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी इवेंट के आने की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट, अगर इवेंट है कोई, जैसे ये भी हमने एग्जांपल देखा कि हेड हेड आ जाए, तो हेड हेड क्या है, एक इवेंट है। तो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमने किसी दो कॉइन को एक साथ उछाला, टॉच किया, और उन दोनों कॉइन पे हेड हेड आ जाए, इस बात की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसी को हम प्रोबेबिलिटी में डिफाइन करते हैं। उसी को प्रोबेबिलिटी, यानी कि किसी के भी जो हम एक आइडिया लगाते हैं उसके आउटकम आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, वही प्रोबेबिलिटी है। ठीक है,
कि कितने परसेंट या कितनी पॉसिबिलिटी है कि जो हमने आइडिया लगाया है, जो हम मानते हैं, वो आ जाए। ठीक है, तो मानना कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस, हमने एस को क्या बोला, सैंपल स्पेस है, हम एस से ही डिनोट करते हैं सैंपल स्पेस को, और ई को हमने इवेंट बोला कि एस है अपने पास टोटल सैंपल स्पेस है, यानी कि जो भी है सब हेड है टेल्ट है जो भी है सैंपल स्पेस, और ई बी द इवेंट, ई है कोई इवेंट है उसके होने की। तो ठीक, करेक्ट। तो ये एस है, ई है, वो एस का क्या है, सबसेट है, सबसेट को डिनोट कर रहा है, यही लिखा, या तो इक्वल होगा या फिर क्या होगा, सबसेट। इक्वल भी हो सकता है, सबसेट हमने देखा, सबसेट भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है, ये सब क्या है, इवेंट। इवेंट सैंपल स्पेस इक्वल भी हो सकता है या सबसेट भी हो सकता है। तो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस इवेंट के अगर होने की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी को पी से डिफाइंड किया, और ई यानी कि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम नंबर्स ऑफ टोटल इवेंट, यानी कि टोटल इवेंट के नंबर्स कितने हैं, नंबर्स ऑफ टोटल इवेंट। जैसे मान लो कि ये अपने पास एक एग्जांपल है जिसमें 2 कॉइन को एक साथ मैंने फेंका है, तो इसमें मान लो हेड हेड आने की जो इवेंट है, हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो हेड हेड कितने टाइम्स है, इवेंट कितना हो गया, 1 हो गया, हेड हेड एक ही टाइम आ सकता है। देखो ये टोटल सैंपल स्पेस है, इसमें हेड हेड की अगर बात करें तो कितना है, 1 ही है, बाकी फिर हेड एंड टेल है, टेल हेड है, हेड हेड, तो इसमें हेड हेड हो जाए दोनों, तो इवेंट कितना हो गया, 1 हो गया। एंड नंबर्स ऑफ टोटल आउटकम या नंबर्स ऑफ टोटल जो सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स है उसका नंबर्स ऑफ टोटल, एंड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर्स ऑफ इवेंट और नंबर्स ऑफ सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस में नंबर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। तो अगर मान लो अपने पास अगर प्रोबेबिलिटी देखनी है हेड हेड की, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हेड हेड, नंबर्स ऑफ हेड हेड 1 है, और टोटल सैंपल स्पेस में इवेंट कितना है, एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 एंड 4, तो ये हो जाएगी 1/4। ठीक है, अच्छा किसी ने बोला सर हमें टेल टेल की बात करनी है, प्रोबेबिलिटी और टेल टेल आ जाए, तो भी टेल कितनी बार आएगा, 1 है और ये 4 है। अच्छा किसी ने बोला कि एटलीस्ट 1 हेड आ जाए, ये बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसे देखना होता है ये सब पता, ठीक, नोट करो। तो ये याद रखना है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है किसी भी इवेंट की, तो नंबर्स ऑफ इवेंट अपॉन टोटल सैंपल स्पेस, द नंबर्स ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। ठीक है, अगली हेडिंग है डाटा। डाटा क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ द फैक्ट which are the expressed numerical with the specifical purpose is the called data। यानी कि बहुत सारे नंबर जिनको किसी एक्सपेरिमेंट नंबरिकल वे में अगर उनको हमने कनेक्ट कर रखा है, एक दो कलेक्शन है उनका एक स्पेसिफिक एक किसी पर्पस से अपने पास, उन सबको हम बोलते हैं डाटा। ठीक है, डाटा 2 टाइप्स होते हैं, ये पढ़ा था हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा क्या होता है ये भी हमने देखा था, ठीक है, सेकेंडरी क्या होता है ये भी हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था, रे ईरे वगैरह ये सब, रे डाटा वगैरह ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, डाटा के बारे में हमने स्टार्टिंग में सब कुछ देख लिया था। ठीक, फटाफट ये नोट करें। अगला है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। अर्थमेटिक मीन या एवरेज की अगर बात करें, किसी नंबर्स का अगर आप एवरेज ले पा रहे हो, एवरेज कैलकुलेट करना आता है, यानी कि सम ऑफ द टोटल्स जो नंबर से अपॉन द नंबर्स ऑफ, कितने नंबर से, द सम ऑफ द ऑल्स नंबर अपॉन टोटल्स नंबर, तो वही होता है अर्थमेटिक मीन। यानी कि मीन ऑफ द एन ऑब्जर्वेशन, अगर अपने पास एन ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 से लेकर xn, यानी कोई नंबर से जो x1 x2 इस तरीके से डिनोट है, तो अगर इनके मीन की बात करें तो इनका मीन हो जाता है x1 + x2 x3 x4 x5 से लेकर xn तक अपॉन n। ठीक है, इसी को सिग्मा समेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है ये जो सिंबल दिख रहा है आपको आगे जाके देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है कि हम जो आई यहाँ मैंने लिखा है उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 से पुट करते करते n तक जाना है, और इस समेशन इसको बोलते हैं समेशन सिग्मा बोलते हैं, इसको समेशन सिग्मा बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि इन सबको ऐड करना है, जैसे जैसे रखते जाएंगे x1 आ गया प्लस x2 प्लस x3 से लेकर xn तक जाना अपॉन n। ठीक है, यानी कि द सम ऑफ द ऑल
ऑब्जर्वेशन अपॉन द टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर इसको मीन कर सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितना ऑब्जर्वेशन उनको ऐड कर दो और उसी की नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, तो अपने पास आ जाता है उसका मीन आ जाता है, ठीक है। वही अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक। नोट करें। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल लेके देखें, एग्जाम्पल लिखना, अपने पास कुछ नंबर हैं 1 2 3 4 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो फाइंड मीन, तो इनका अपने को मीन बताना है कि इनका मीन क्या होगा। तो अगर इनके मीन की बात करें तो सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, जैसे x1 प्लस x2 ये अपने लिए x1 का काम कर रहा है, ये x2 का काम कर रहा है, x3 का काम कर रहा है और ये xn का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर 1 प्लस 2 3 4, तो ये कितने कहाँ तक है, तो नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 1 से स्टार्ट है, 2 3 4 5 से लेकर 10 तक, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 10 हो गए। तो क्या होता है, सम ऑफ द ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशन, तो इन सबको ऐड कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10 तक अपॉन 10 नंबर्स ऑफ और पॉसिबल ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इन सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करना आता ही आपको, ऐड कर लोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक। तो इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 2 इंटू 10, यानी कि 55/10 यानी कि 5.5, ठीक। ये आ जाएगा, इनका मीन आ जाएगा कि 5.5 इज द मीन ऑफ दिस नंबर्स, ठीक। नोट। अब हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, ठीक है। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे फ्रीक्वेंसी, ओके। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसके बारे में हम देखते हैं। फ्रीक्वेंसी इन द गिवन डाटा, जो अपने पास डाटा गिवन है, इन गिवन डाटा द नंबर्स ऑफ द टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑक्यूपाई इज द कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो अपने पास डाटा दे रखा है उस डाटा में कोई एक पर्टिकुलर अगर किसी पॉइंट या किसी नंबर की अगर बात करें वो कितनी टाइम आया है, वही फ्रीक्वेंसी होती है। इसको नॉर्मली डिनोट किया जाता है एफ आई से, एफ ऐसे, ठीक। इससे इसको डिनोट किया जाता है, ठीक। यानी कि कोई भी नंबर्स या कोई भी ऑब्जर्वेशन या कोई पर्टिकुलर अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो वो उस डाटा में कितनी बार यूज में लिया, कितनी टाइम से आया है, वही क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ठीक। क्लियर है, ओके। अभी एग्जांपल देखेंगे तो और समझ में आएगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अब फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग करने वाले टेबल्स के बारे में देखते हैं। ये टेबल शोइंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वेरियस ऑब्जर्वेशन ऑफ ए डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ सिंपल सैंपल ए फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी कि एक ऐसी टेबल है, टेबल बनानी है, टेबल होती है जिसमें नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसीज यूज हो रही है ऑब्जर्वेशन की, जो डाटा हम ऑब्जर्वेशन का जो डाटा ले रहे हैं हम, इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी के डाटा होंगे, तो उनको सबको अलग अलग करने वाली जो टेबल होगी उसी को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक, ओके। इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना, टोली मार्क, टेली मार्क क्या होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट चलेंगे। टेली मार्क, टेली मार्क क्या होता है, व्हेन द नंबर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज द लार्ज, जैसे हमने जो ऑब्जर्वेशन किया फ्रीक्वेंसी में, नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी टाइम से अगर बहुत ही ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसमें टेली मार्क्स का यूज़ करते हैं। तो व्हेन द नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज, तो वी मेड यूज ऑफ टेली मार्क्स टू फाइंड द फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हम टेली मार्क्स को यूज, यानी कि इनको इस तरीके से डंडी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके। ये कह रहा है कि यूजुअली जब मान लो अगर 4 टाइम्स अगर यूज हो रहा है तब तो हमने 4 डंडी ड्रॉ कर दी, अगर 4 से ज़्यादा टाइम्स अगर यूज होगा जैसे 5 टाइम्स, तो 5 के केस में क्या करते हैं हम डायगनली उस पर एक और डंडी मार्क कर देते हैं, ठीक। 1 2 3 4 एंड ये 5, करेक्ट। फिर 6 होगा तो फिर 6 7 8 9 और फिर 10 पे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। द 5 1 क्रॉसली द अदर 4 डायगनल्स, इस तरीके से जो 5 होगा वो 4 को डायगनली क्रॉस करेगा, एंड विच रिप्रेजेंट 5, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल करते हैं तो वो और समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मार्क स्कोर बोर्ड ऑफ 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट हैं और क्लास 9 के इन स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो इस तरीके से, ऑफ ए स्कूल इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स आउट ऑफ
50 मार्क्स आर फॉलोइंग, यानी कि 9 क्लास के टेस्ट के मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट पेपर था उसमें से 50 मार्क्स में से ये स्टूडेंट के जो मार्क्स आए वो यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब इसको अपने को इस डाटा को एक टेबल में बनाना है कि इसमें ऑब्टेन मार्क कितने कितने आए हैं, इनकी टैली में कैसे लिखेंगे, टैली मार्क्स कैसे करेंगे, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, ये अपने को बताना है। अच्छा, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी टाइम्स कोई नंबर कितनी टाइम्स रिपीट कितनी बार हुआ है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। टेली मार्क्स यानी कि वो डंडी से रिप्रेजेंट करेंगे 4 तक, अगर 4 से ज़्यादा है तो डायगनली। ओके, अब यहाँ पे हमने मार्क कौन कौन से मार्क आए हैं, जैसे अगर यहाँ पे देखी तो सबसे लोएस्ट मार्क क्या है, 0, हमने 0 डिनोट किया। फिर इसके बाद में हमने देखा 6, तो यह 6 डिनोट किया। फिर उससे ज़्यादा हमने देखा 10, तो हमने 10 को डिनोट कर दिया। फिर है 17, 22, 25, इस तरीके से हमने नंबर्स को अरेंज किया, ठीक। तो अब हम बढ़ाते हैं, सबसे पहले देखते हैं 0 कितनी टाइम्स आया है। 0 फर्स्ट रो में अगर देखें तो 1 टाइम्स, तो यहाँ लिख दिया 1। ओके, ये हटाओ, ये हो गया। फिर सेकंड में देखें तो कहीं नहीं है। थर्ड में सबसे लास्ट 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2, ये हो गया टैली मार्क्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। क्लियर। अब 6 की बात करते हैं। 6 1 टाइम्स, लिख दो 1। फिर आगे 2 टाइम्स, यह है 2। ओके, 3 टाइम्स, 3, ठीक। ओके, आगे यहाँ कहीं नहीं, ठीक है 3 टाइम्स, तो कितने टाइम्स, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 3। ओके, फिर है 10, 10 की बात करते हैं। 1 2 3, 3 टाइम्स, 1 2 3 एंड 3। ओके, 17, 1 2, 2 टाइम्स, ठीक है। क्लियर है। ओके, फिर हुआ 22, 1 2 3 4 4 5 6 7, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, करेक्ट। 4 और 5 जो होगा वो डायगनली क्रॉस कर लेगा, कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स। ओके, 25, 1 1 टाइम्स, 26, 1 1 टाइम्स, 28, 1 2 3 3 टाइम्स, 32, 1 2 3 3 टाइम्स। ओके, 36, 1 2 2 टाइम्स, 48, 1 2 3 3 टाइम्स। ओके, 0 ये पीछे कैसे रहे, 0 की अगर बात करें तो फर्स्ट 0 की अगर बात करें तो 1 2, ऑलरेडी 2 0 है, हमने पहले ही डिनोट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक देखें कोई दिक्कत। तो ये टेबल बनाई। अब ये है अपने जो मार्क्स हैं वो, एंड ये है टेली में लिखा। 4 तक तो ठीक है, 5 होते डायगनली, और ये अब टोटल फ्रीक्वेंसी है वो होंगे नंबर्स ऑफ टोटल स्टूडेंट्स के इक्वल। तो अगर टोटल की बात करें, ठीक है, करेक्ट। तो ऐड करते हैं 2 + 5 8 10 17 19 22 25 25 एंड 30। तो टोटल स्टूडेंट कितना आ गए, 30 आ गया।
टोटल स्टूडेंट कितने थे, फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, कितने स्टूडेंट टेस्ट में हैं, तो कितने हो जाएंगे 30। ठीक है, नोट करें। तो इस तरीके से हम टेबल में इनको ये जो डाटा हैं इनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक साइड मार्क्स, टैली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, इन द स्टडी ऑफ नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे, ठीक है, स्टडी जो पर डे है वो गिवन है अपने पास। द ऑब्जर्वेशन फॉर द 30 डेज वेर ऑब्टेन इज फॉलोइंग, इस तरीके से हैं, 4 3 ये नंबर्स हैं। ठीक है, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल, तो अपने को फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है कि इनकी फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले तो जो नंबर्स हैं उनको रीअरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमने जो नंबर्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में किया। तो सबसे पहले हमने देखा 0, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो 0 को लिख दिया। 0 कितने टाइम्स आया, 0 की अगर बात करें तो 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2। फिर 1 की बात की, तो 1 की बात करेंगे तो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स 1 1 लिख दिया। फिर 2 की बात करेंगे तो 2 इस तरीके से कितने टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम है, 3 4 इस टाइप से असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिख दिया। ठीक, अब हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में सबसे पहले लिखेंगे नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक, ओके, एंड टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स यानी कि 0 लिख देंगे, फिर है 1, फिर है 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक, ओके। अब अगर 0 की बात करें, 0 कितने टाइम्स है, 0 है 2 टाइम्स, तो 1 2 और 2, ओके। 1 की बात करें तो कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 1 2 3 यानी 3, ओके। 2 की बात करें तो 6 टाइम, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6। 3 की बात करें 4 टाइम्स, 1 2 3 4, अच्छा। 5 की बात करें तो 5 6 टाइम, सॉरी 4 4 टाइम। 5 की बात करें तो 6 टाइम, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। 6 की बात करते हैं 5 टाइम, 1 2 3 4 5, ठीक, ओके। इन सबको ऐड करेंगे तो नंबर्स ऑफ टोटल डे आ जाएंगे, देखो 6 11 15 19 25 एंड 30, ठीक है, तो टोटल डे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट बना दे। टोटल नंबर्स ऑफ डे लिख देना और वो उधर सबको ऐड कर देना, 30 आ जाए। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिनके बारे में हम देखेंगे। पहले ऑलरेडी इनको सबको देख चुके हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में, फिर एक बार वापस देख रहे हैं। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट क्या होती है, इसको देखते हैं। तो द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इट्स लोअर लिमिट, यानी कि किसी भी क्लासरूम की जो सबसे लोएस्ट जो वैल्यू है इंटरवल की वो होती है लोअर लिमिट, जो सबसे हाईएस्ट है उसको बोलता है अपर लिमिट, एंड द अपर लिमिट वैल्यू इज द इंटरवल इज द कॉल्ड अपर लिमिट। ठीक है, ये पहले दे। क्लास साइज क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट्स एंड लोअर क्लास लिमिट्स के बीच का जो डिफरेंट होता है वही होती है क्लास की साइज। ठीक है, अच्छा। द साइज ऑफ द क्लास वो होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही होगी क्लास की साइज। जैसे मान लो कोई क्लास का इंटरवल गिवन है 5 to 10, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक, और इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक, ये है लोअर लिमिट और वो है अपर लिमिट, सही है। और क्लास की अगर साइज की बात करें, क्लास की साइज क्या होगी, क्लास साइज की अगर बात करें तो क्लास साइज होगी अपर लिमिट 10 माइनस 5 माइनस लोअर लिमिट यानी कि 5 आ जाएगी। ठीक है, ये नोट करें, एग्जाम्पल भी लिख दे कि क्लास साइज क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, ये सब नोट कर दें। ठीक, ठीक है। अगला है क्लास मार्क।
पढ़ा था, वो भी बताया था स्टार्टिंग में इस चैप्टर के। नेक्स्ट है क्लास मार्क। क्लास मार्क के बाद स्टार्टिंग में हमने देखा भी था, द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल इज द कॉल्ड इट्स क्लास मार्क, यानी कि कोई भी जो इंटरवल है उसकी जो मिड वैल्यू होगी वही होती है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। जैसे मान लो अपने क्लास का जो क्लास इंटरवल है वो है 5 to 10, ठीक, ये है क्लास इंटरवल, ये अपने पास क्या है, क्लास इंटरवल। ओके, तो इनका जो क्लास मार्क होगा, क्लास मार्क की अगर बात करेंगे तो क्लास मार्क कैसे आएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी कि 5 + 10 बाई 2, 7.5, ये आ जाएगा क्लास मार्क। ठीक, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कैलकुलेट करने के बाद में अपॉन बाई 2 कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा क्लास मार्क। अगला है क्लास इंटरवल। क्लास से डिनोट करता है, ठीक है, ये होता है रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लास। रेंज यानी कि कोई भी मैं अगर बताएं कि रेंज की अगर बात करें तो रेंज का मतलब है कि उसमें कितने हैं टोटल्स अपॉन नंबर्स ऑफ क्लासेस, ये हो जाएगा उसका क्लास इंटरवल। ओके, इफ x be the mid value and h be the class interval then the class limit आ रही है। अगर x अपने पास मिड वैल्यू गिवन है, x है वो, अगर इसकी मिड वैल्यू अपने पास गिवन है, ओके, एंड h विद द क्लास इंटरवल, एंड h है वो अपने पास है क्लास इंटरवल है, ठीक है, तो हम बता सकते हैं उसकी जो लिमिट होगी ये हो जाएगी लोअर लिमिट x माइनस h बाई 2 एंड ये हो जाएगी अपर लिमिट। ठीक, याद रखना। तो ये कुछ काम हैं जो कि अपन को याद रखने, एग्जाम्पल करते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। सेकेंड क्वेश्चन है, द क्लास मार्क ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस आर 5, 10, 25, 35, 45, फाइंड द क्लास साइज। अपने को क्लास साइज बतानी, क्लास की साइज क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम क्लास साइज की बात करें फर्स्ट की तो हो जाएगी 15 माइनस 10, ठीक है, तो ये हो जाएगी 10। ठीक, ओके, अगर हम लोअर लिमिट की बात करें तो लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास के अगर लोअर लिमिट की बात करें तो x माइनस एच बाई 2, यानी कि फर्स्ट 5 माइनस h, यह है क्लास साइज। ठीक, बाई 2, यानी कि 5 माइनस 10 बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 5 0 आ जाएगी। ओके, एंड अपर लिमिट की अगर बात करेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी तो फर्स्ट क्लास x 5 प्लस h बाई 2 10 बाई 2, यानी कि हो जाएगा 10। तो जो फर्स्ट क्लास आएगी वो आ जाएगी 0 to 10। ठीक है, सेकंड क्लास 10 to 20, 20 30, ऐसे ये क्लासेज आती जाएगी। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्लास। ओके, तो साइज ऑफ द क्लास अगर पर क्लास की अगर साइज देखें तो 10 आ रही है इसकी, 10 10 10 10 10, तो सभी क्लास की साइज कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक, नोट करें। ठीक है, अगली हेडिंग है द ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। रिप्रेजेंटिंग डाटा, यानी कि अब डाटा को किस किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ कुछ फॉर्म है जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट है पिक्चोग्राफ, ठीक है, एक पिक्टोग्राफ्स, यानी कि इसमें जो डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है वो सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाए, यानी कि कोई भी डाटा रिप्रेजेंट करना है तो उसके सिंबल की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो बाईसाइकिल्स हैं तो हम बाईसाइकिल्स बना देंगे उतने नंबर्स ऑफ बाईसाइकिल्स, जैसे 4 हैं तो 4 बाईसाइकिल्स, जैसे एप्पल है तो एप्पल्स को बना देंगे, मतलब उसकी पिक्चर के साथ उसके सिंबल के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस डाटा को, वो हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अगला है ए बार ग्राफ। ये नंबरिकल जो डाटा होता है इन फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल और बार इज इक्वल सेम विथ एंड बट वेरिंग हाइट, यानी कि जो बार ग्राफ की अगर बात करें तो इसमें नंबरिकल डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें जो इनकी ब्रीथ होती है वो तो इक्वल होती है बट हाइट वेरी करती जाती है, कभी कम कभी ज़्यादा, वो अकॉर्डिंग टू डाटा पर डिफाइन करता है कि उसकी हाइट कैसे होगी, मतलब बदलती रहती है। इसी तरीके से हम डबल बार ग्राफ को भी पढ़ेंगे ना, हिस्टोग्राफ को भी पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले ये बना दें, अब इसके बारे में हम जो बार ग्राफ है इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, नोट करें यहाँ तक।